गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। पिछले वीडियो में हमने इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन के बारे में चर्चा करी थी। इस वीडियो में हम इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयों की चर्चा करेंगे। इल्तुतमिश, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी आराम शाह को जूद के युद्ध में परास्त करके भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था, लेकिन इसका साम्राज्य भारत में स्थापित करना इतना आसान काम नहीं था। गद्दी पर बैठते ही इसके सामने अनेक समस्याएं आई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने साम्राज्य को संगठित नहीं कर पाया। वो कुछ समय के लिए शासक रहा। उसे इतना समय नहीं मिला था कि वो अपने साम्राज्य को संगठित कर सकता था। लेकिन इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं थीं और उसमें सबसे प्रमुख समस्या तुर्क अमीरों की समस्या थी। ये तुर्क अमीर जिन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन आराम शाह के समय में इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इन तुर्क अमीरों में प्रमुख थे नासिरुद्दीन कुबाचा, जिनका शासन मुल्तान और सिंध में था, और ताजुद्दीन यालदोज, जिसका शासन गजनी में था। इनको आप नक्शे के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। और बंगाल में अली मर्दान खां का शासन था। तो सबसे पहले देखिए नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा ने जो ऐबक का गुलाम था, ऐबक के बाद इसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया और भटिंडा, सुरसती, कुहराम, लाहौर आदि पर अधिकार कर लिया। यह स्वयं को ऐबक का उत्तराधिकारी समझता था, क्योंकि यह ऐबक का बहनोई था। दूसरी तरफ ताजुद्दीन यालदोज, जो गजनी का शासक था, यह भारत के क्षेत्रों को गजनी के साम्राज्य के अंतर्गत समझता था और इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसने भारत में जो भी साम्राज्य था उस पर अपना अधिकार सिद्ध किया और इसलिए इसने इल्तुतमिश को अपना सूबेदार मानते हुए उसके समक्ष राज्य चिन्ह भिजवाया। इल्तुतमिश के लिए यह बहुत अपमान भरी बात थी, लेकिन इस समय वो यालदोज से किसी भी तरह के युद्ध में उलझना नहीं चाहता था और उसने इस अपमान को झेला। दूसरी तरफ अली मर्दान, जो बंगाल का शासक था, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन ऐबक के बाद अली मर्दान ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और उसने सुल्तान अलाउद्दीन की उपाधि धारण करी। आगे बिहार में खलजी सरदार मलिक ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ये समस्या थी इल्तुतमिश के समक्ष तुर्क अमीरों की। तुर्क अमीर जो अपने आप को कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी समझते थे, जो चाहते थे कि किसी राजवंशीय सरदार को ही सिंहासन पर बैठाया जाए, न कि किसी गुलाम को। इसके अलावा इनकी मंशा यह भी थी कि प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर तुर्कों को ही नियुक्त किया जाए, न कि भारतीय मुसलमानों को। दूसरी समस्या थी इल्तुतमिश के समक्ष उत्तर पश्चिमी सीमा की समस्या। यह समस्या बहुत ही गंभीर चुनौती थी। इसमें सबसे पहली समस्या मंगोलों की थी। मंगोल, जिन्होंने मध्य एशिया की राजनीति में उथल पुथल मचा दी थी। चंगेज खां मंगोल ने चीन, तुर्किस्तान, इराक, मध्य एशिया और फारस को जीतकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। दूसरी समस्या ख्वारिज्म की समस्या थी। इस समय ख्वारिज्म में वहाँ का शाह का शासन था। ख्वारिज्म का राजकुमार जलालुद्दीन मकबरनी का मंगोल राजकुमारी से प्रेम संबंध बताया जाता था। चंगेज खां ने इसीलिए जलालुद्दीन मकबरी को सबक सिखाने के लिए
ख्वारिज़म पर आक्रमण कर दिया। ख्वारिज़म का शाह वहां से भागकर कैस्पियन सागर की ओर चला गया और जलालुद्दीन मकबरी भारत की ओर आ गया और कुबाचा के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इसने सबसे पहले पंजाब पर सिंध तट की तरफ और आकर पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो इसके इल्तुतमिश के पास सामने समस्या यह थी कि जलालुद्दीन मकबरी का पीछा करते हुए मंगोल चंगेज खां भारत की तरफ आ रहा था और अगर इल्तुतमिश जलालुद्दीन मकबरी को सहायता देता है तो वो भारत पर मंगोल आक्रमण को आमंत्रण देता है। तो मंगोल आक्रमण से भारत को बचाना ये इल्तुतमिश के समक्ष एक कठिन समस्या थी। तीसरी ओर खोखरों की समस्या इल्तुतमिश के सामने थी। झेलम व सिंध के मध्य में यह जाति निवास करती थी। ख्वारिज़म के शाह ने खोखरों से मैत्री कर दिल्ली के अधीन कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। जलालुद्दीन ने भी खोखरों से मैत्री कर पंजाब पर अधिकार कर लिया था। अगली समस्या इल्तुतमिश के समक्ष थी हिंदू सरदारों की समस्या। ऐबक के पश्चात बहुत से हिंदू सरदारों ने वार्षिक कर भेजना बंद कर दिया था। वह कुछ सरदारों ने संगठित होकर अपने क्षेत्रों से तुर्क अधिकारी को खदेड़ना चालू कर दिया। जालोर, रणथंभौर, ग्वालियर आदि क्षेत्र दिल्ली से स्वतंत्र हो गए। दोआब क्षेत्र में भी तुर्की शासन लड़खड़ाने लगा। अगली समस्या थी सेना का विश्वास प्राप्त करना। सेना नायक अली इस्माइल ने ही इल्तुतमिश को दिल्ली में शासन करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वह अब इल्तुतमिश का विरोधी बन गया। तो अली इस्माइल का विश्वास प्राप्त कर और सेना को संगठित करना इल्तुतमिश के लिए एक कठिन चुनौती थी। अगली समस्या थी दुर्बल राज्याधिकार की। इल्तुतमिश एक दास का दास था, अतः विशुद्ध तुर्क सरदार इल्तुतमिश को अपना शासक मानने को तैयार नहीं थे। इस्लामी कानून के हिसाब से भी उसकी स्थिति कमजोर थी। धार्मिक नेताओं का व्यवहार भी उसके पक्ष में नहीं था। अपने राज्याधिकार को सुदृढ़ बनाना इल्तुतमिश के लिए एक कठिन समस्या थी। तो ये थी इल्तुतमिश के समक्ष समस्याएं जो उसके राज्यारोहण के तत्काल बाद उसके सामने आई। अब इन समस्याओं का निवारण इल्तुतमिश ने किस तरह से किया, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।